क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो आज हम छात्रों सहायक क्रिया पढ़ने वाले हैं। आज हम सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी ध्यान देकर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सहायक क्रिया देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या है यह क्रिया। तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। कल में पुणे, क्या इसमें अर्थ है? नहीं ना, क्योंकि इसमें क्रिया ही नहीं है, क्रिया वाला शब्द ही नहीं है, इसीलिए इस वाक्य का अर्थ नहीं लगा है। अब देखो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, कल मैं पुणे जाऊँगी। जी हाँ, जाऊँगी। यह शब्द आने से वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। मतलब जाऊँगी जो है यह क्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? तो अब हम चलते हैं सहायक क्रिया की ओर। देखो कि मैंने एक उदाहरण दिया है पहले। गुलाब का फूल देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में होना इस मूल क्रिया से हो शब्द बना है। मतलब इस वाक्य में होना यह मुख्य क्रिया है और गया जाना इस मूल क्रिया से बना है, इसीलिए जाना ये सहायक क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया अगर नहीं होती है तो क्रिया पूर्ण नहीं होती है। जैसे गुलाब का फूल देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो, अर्थ नहीं लगता है ना। तो हो गया, गया का मतलब यह सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करती है। तो ठीक है, तो चलो अभी सहायक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। और दूसरा उदाहरण भी हम इसी प्रकार का देखते हैं। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। अब देखो कि अंतिम शब्द जो होता है ये सहायक क्रिया होती है। यह बात ध्यान में रखनी है छात्रों। मैं फिर से बताती हूँ, अंतिम शब्द जो वाक्य का होता है वो सहायक क्रिया होती है और उसके करीब जो आता है, मतलब उसके बाजू में जो शब्द आता, जो क्रिया आती है, वो होती है मुख्य क्रिया। तो देखते हैं कि उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। गूंजने, ये गूंजना इस मूल क्रिया से बना है, इसलिए गूंजना ये मुख्य क्रिया है। उसी प्रकार लगे मतलब लगना इस मूल क्रिया से बना है। लगे, इसलिए लगना ये सहायक क्रिया है। देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं। देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया। यहाँ कर जो है यह मुख्य क्रिया है और पाना जो है यह सहायक क्रिया है। मतलब वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है।
इसीलिए यह सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस पर छात्रों इस प्रकार प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। बहुत ही आसान जवाब है इसका कि हमें क्या करना है। वाक्य का जो अंतिम शब्द है वो यहाँ लिखना है। चलो लिख लिया, डैश किया, और अब क्या करना है? रहे मतलब वे गरीबों को पानी बांटते रहे। रहे शब्द यहाँ पे लिख दिया, डैश किया। अब रहे शब्द किससे बना है? रहना इस मूल क्रिया से बना है, इसीलिए डैश करके यहाँ लिखना है रहना, बस इतना ही लिखना है। एक अंक आपको मिल जाएगा। रहे डैश रहना। दूसरा उदाहरण है, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है। बरसना यह क्रिया जो है यह मुख्य क्रिया है और रहे हैं यह सहायक क्रिया है, इसीलिए हमें ये करना है। रहे डैश रहना, और है मतलब होना। इस प्रकार जवाब यहाँ लिखना है। तीसरा उदाहरण है, दुष्ट लोग धन पाकर इतराने लगे शब्द यहाँ पे लिख दिया, डैश किया, लगे। ये शब्द जो है लगे, लगना, ये सही है, ठीक है। अब देखो इस पर इस प्रकार भी प्रश्न आता है, निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर देना और लेना ये सहायक क्रिया है। अब इसे वाक्य में प्रयोग करना है, तो देखते हैं। मैंने उसे पेन दिया। देना इस सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग बहुत से छात्र इस प्रकार करते हैं, मैंने उसे पेन दिया। तो छात्रों ये वाक्य गलत है। आप कहेंगे कि दिया तो मैंने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, तो गलत कैसे? तो छात्रों गलत इसीलिए है कि यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है कि सहायक क्रिया का मतलब यह है कि उससे पहले मुख्य क्रिया होनी चाहिए। यहाँ तो मुख्य क्रिया नहीं है, पेन तो क्रिया नहीं है ना? इसीलिए यह वाक्य इस प्रकार होगा, मैंने उसे पेन दे दिया। मतलब दो क्रिया इसमें आनी चाहिए, देना और देना, दोनों क्रियाएं आ गई हैं इसमें, इसीलिए दिया यह क्रिया सहायक क्रिया, मतलब देना सहायक क्रिया है। प्रश्न दूसरा, मनोज ने संकेत से किताब ली। बहुत से छात्र क्या करते हैं? मनोज ने संकेत से किताब ली ऐसा लिखते हैं, इस प्रकार है ना? तो लेना इसमें इस प्रकार प्रयोग करते हैं, मनोज ने संकेत से किताब ली, तो ये गलत है। इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, केवल क्रिया आ गई है, तो यहाँ मुख्य क्रिया पहले होनी चाहिए, बाद में सहायक क्रिया जब हम प्रयोग करते हैं
तो ये वाक्य सही होगा। यह बात बहुत ध्यान में रखने वाली है, तब जाकर आपको एक अंक मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो सही वाक्य इस प्रकार होगा, मनोज ने संकेत से किताब ले ली। मतलब लेना और लेना, यह दोनों क्रिया आ गई हैं। लेना मुख्य क्रिया है और लेना सहायता करने वाली है। मतलब दो क्रिया इसमें होनी चाहिए, तब जाकर सहायक क्रिया सही मायने में सही होती है। इस प्रकार हमने सहायक क्रिया देखी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सहायक क्रिया समाप्त हुआ है। अब हम अगले बिंदु की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखते हैं हम। पहले इसे समझते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, क्रिया होना तो आवश्यक है, जरूरी है। वाक्य में दो चीज़ें तो आवश्यक होती हैं, कर्ता होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए। कर्ता जो कर रहा है और क्रिया जो हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा, जब कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, उस समय जो क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी उससे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। अर्थ दोनों एक जैसे ही हैं कि कर्ता जो है, जो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है परंतु किसी और से वही कार्य करवा रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इनमें दो कर्ता हैं, इनमें दो कर्ता होते हैं, एक जो किसी और से करवा रहा है और एक दूसरा कार्य करने वाला। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया। दूसरा वाक्य, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। तीसरा वाक्य, वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। अब यहाँ पे हमने उपयुक्त उदाहरण देखे हैं, उसमें भिजवाया, सिखाती है, खुलवा देगा प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो उदाहरण देखे हैं वापस देखिए। प्राचार्य और माली ये दो कर्ता हैं। प्राचार्य स्वयं काम नहीं कर रहे हैं, माली से काम करवा रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे जो अंत में क्रिया आई है भिजवाया, यह कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी।
माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चे को, क्रिया देखिए, माँ है और एक बच्चा है। इसके अंत में जो क्रिया उपयोग में लाई जाएगी वो रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। किससे स्कूल खुलवा देगा? वो चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। इसीलिए यह प्रथम कर्ता चौकीदार, यहाँ पे प्रथम कर्ता चौकीदार है, द्वितीय कर्ता वह खुलवा देगा। ये जो क्रिया आई है तो ये वाक्य कहलाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। अभी जो हमने उदाहरण देखे हैं वही उदाहरण है। फिर से यहाँ पे सभी वाक्यों में दो दो कर्ता हैं। जो भी आप वाक्य देख रहे हैं वहाँ पे दो दो कर्ता हैं। प्रथम वाक्य में प्राचार्य और माली ये दो कर्ता हैं। दूसरे वाक्य में माँ और बच्चा ये दो कर्ता हैं। और तीसरे वाक्य में वह और चौकीदार ये दो कर्ता हैं। ओके। जिसने भिजवाया प्राचार्य, जिससे भेजा माली। किसने भिजवाया था? प्राचार्य ने भिजवाया था। और जिससे भेजा, जिसके द्वारा हमें भेजा वो है माली। जो सिखाती है वो है माँ और जो सीखता है वो है बच्चा। जो खुलवा देगा वह जो कर्ता कार्य करवाता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। किससे प्रेरक कर्ता कहते हैं? जो कार्य करवाता है, प्रेरित करता है, जिससे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। जिससे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है मतलब जिससे हम कार्य करवाते हैं अथवा जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। जो कार्य करवा रहा है वो कर्ता और जो कार्य कर रहा है या जिसके द्वारा वो कार्य हम संपन्न करा रहे हैं वो होता है प्रेरित कर्ता। जिस प्रकार कर्ता के दो भेद होते हैं उसी प्रकार कर्ताओं के दो रूप या दो कोटियां बनती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक हम देख लेते हैं। जब प्रथम कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहकर प्रेरणा देता है तब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, जो प्रथम कर्ता है वो भी अगर कार्य में सम्मिलित है तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब देखिए, अध्यापक जो है वो प्रथम कर्ता है और छात्र जो हैं वो द्वितीय कर्ता हैं। परंतु यहाँ पर अध्यापक भी उस कार्य में सम्मिलित हो रहा है। इसीलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। यहाँ पे जो माँ है वो बच्चे को बोलना सिखा रही है।
यहाँ पे जो माँ है, प्रथम कर्ता है, वो भी इस कार्य में सम्मिलित है, शामिल है। मतलब वो भी इस कार्य में कार्य कर रही है, इसलिए ये भी प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण माना जाएगा। उदाहरण तीसरा, मैं सबको कविता सुनाता हूँ। मैं यहाँ पे स्वयं भी कार्य कर रहा हूँ और सब जो है द्वितीय कर्ता, इसीलिए यहाँ पे मैं सबको कविता सुनाता हूँ, यहाँ पे ये वाक्य किसका उदाहरण माना जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक। मैं बच्चे को रुलाता हूँ। मैं बच्चों को रुलाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बच्चों को रुला रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण माना जाएगा। मैं जो प्रथम करता हूँ, यहाँ पे सम्मिलित हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। जब प्रथम कर्ता भी स्वयं कार्य में सम्मिलित हो जाए या स्वयं कार्य करे, तो उससे हम किसका उदाहरण मानेंगे? बोलो बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण मानेंगे। इसके बाद हम द्वितीय प्रेरणार्थक देखेंगे। द्वितीय प्रेरणार्थक, जहाँ प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न रहकर प्रेरणा देता है, वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, पहले जो प्रथम प्रेरणार्थक था, उसमें प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित हो रहा था, और यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक में जो प्रथम कर्ता है वो कार्य में सम्मिलित नहीं होता, वो किसी और से कार्य करवाता है। तब हम उसे द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण मानते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण क्रमांक 1, वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। कौन खुलवा देगा? वह तो प्रथम कर्ता वह है, और किससे खुलवा देगा? तो चौकीदार से। मतलब वह जो है वह इस कार्य में स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए यह उदाहरण किसका उदाहरण माना जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण माना जाएगा। उदाहरण क्रमांक 2, सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं। कौन हंसवाते हैं? सर्कस वाले। किसके द्वारा हंसवाते हैं? जोकरों द्वारा। मतलब लोगों को जो हंसाने का कार्य कर है, वो कौन कर रहा है? जोकर कर रहे हैं। करवा कौन रहा है? सर्कस वाले करवा रहे हैं। लेकिन सर्कस वाले यहाँ पे स्वयं सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे स्वयं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रथम कर्ता है, वह सम्मिलित नहीं है, इसलिए यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है। उदाहरण क्रमांक 3, राम अध्यापक से शाम को पिटवाता है। राम प्रथम कर्ता है, वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वह अध्यापक से शाम को पिटवाता है। मतलब अध्यापक जो है द्वितीय कर्ता है, कार्य कौन कर रहा है? द्वितीय कर्ता कर रहा है, इसीलिए यह भी द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम कर्ता राम है और राम यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। उदाहरण क्रमांक 4,
उसने शपथ पत्र नोटरी से लिखवाया। उसने यह प्रथम कर्ता है और नोटरीस यह द्वितीय कर्ता है। उसने शपथ पत्र किससे लिखवाया? नोटरीस से लिखवाया। उसने यह कार्य खुद नहीं किया, मतलब जो प्रथम कर्ता है उसने यह कार्य स्वयं नहीं किया है, इसीलिए यह द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब प्रथम कर्ता यहाँ पे स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है, तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। यहाँ पे जो क्रिया होती है उससे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मानते हैं, जैसे पढ़ाया, सिखाती हूँ, सुनाता हूँ, रुलाता हूँ। यह प्रथम प्रेरणार्थक है क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम करता है वो भी सम्मिलित है। द्वितीय प्रेरणार्थक इसमें खुलवा देगा, हंसवाते हैं, पिटवाता है, लिखवाया, ये जो है ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम कर्ता जो है कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा है, इसलिए जो देगा, हंसवाते हैं, पिटवाते हैं, पिटवाया है, लिखवाया, ये सब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रखिए बच्चों, ये आपको बहुत ही काम आएगा। यहाँ पर मूल क्रिया दी है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप दिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भी इसके साथ साथ दिया है। तो आपको यह वाक्य बनाते समय या परीक्षा में इसका उपयोग होगा। यहाँ पे मैं आपको एक दो पढ़ के बताती हूँ। रोना, रुलाना, रुलवाना। रोना जो है वो मूल क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में रुलाना आता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में रुलवाना आता है। जब हम कार्य किसी और से करवाते हैं रुलवाना आएगा। जो कार्य में प्रथम करता है स्वयं सम्मिलित हो तब वहाँ पे रुलाना आएगा। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। इस तरह से यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, तो परीक्षा में वाक्य बनाते समय आसानी से आप समझ भी सकेंगे और उसका प्रयोग भी कर सकेंगे। सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। क्रमांक 1, मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। तो जो डाला है वो क्या है? अंतिम शब्द है, तो वो होगा सहायक क्रिया। क्रमांक 2, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जो दिया है वह अंतिम शब्द है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या रहेगी? दिया। तो आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर अपने नोटबुक में लिखिए। यह आपको होमवर्क है। यहाँ सहायक क्रिया पहचान कर आप इसके उत्तर लिखिए।